ओके बेटा। तो कल बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। हमने दो एप्लीकेशंस की थी बेटा। फर्स्ट किया था टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ओके बेटा। और उसके बाद हमने एक सेकंड एप्लीकेशन की थी, दैट इज अबाउट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मैंने आपको घर पे क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, इफ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम, यू वांट टू रिपीट एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। इज एवरीथिंग क्लियर? आर यू हैवन डन? यस सर। ओके Yes, sir. ओके बेटा, आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं। ओके, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। सर वो कल वाले सामने ही कराने। मैंने वही पूछा था बेटा कि आपने कर लिए हैं, आपने बोला यस सर। सर मैं तो ज्वाइन ही अभी हुआ हूँ। चलो करवा देते हैं बेटा, वो करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं। पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ओके डिमेंशन। सर। एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस में बेटा थर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसमें आप लोग ना बेटा, जैसे आपके पास हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आपके यहाँ सीजीएस सिस्टम यूनिट था, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट था, एमकेएस। एसआई अगर आपको याद हो बेटा, एसआई एमकेएस की ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस डिमेंशनल एनालिसिस से ना बेटा हम लोग किसी भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, फाइंड रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं? तो आप देख पा रहे हो बेटा, इससे हम लोग काफी मतलब इसकी हेल्प से, डिमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम काफी कुछ कर सकते हैं। हम एक फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा। देखो अभी तक हमने फिजिक्स पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हम इससे फॉर्मूला बना पा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसका बेनिफिट तो है ही हमें, है ना। ये जो एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं डिमेंशनल एनालिसिस की, बस इसके लिए हमें बेटा डिमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार हमें डिमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया, वी कैन डू एनीथिंग। ओके, अब जैसे इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इस एप्लीकेशन का क्या क्वेश्चन आएगा? अब जैसे क्वेश्चन आपको आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। बेटा जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन ही आए आपको, ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोग कहीं पे यूज कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, वहां पे आपको जरूरत पड़ रही है एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की। लेट से उन्होंने वैल्यूज दे दिया सीजीएस में, और आप लोग बेटा फिजिक्स में याद रखो, जब भी आपने न्यूमेरिकल में वैल्यू डालनी होती है, आपने डालनी होती है एसआई यूनिट्स में, बिकॉज ऑल द कांस्टेंट्स आर डिफाइंड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिफाइंड होती है। So that's why we have to put each and every value in the numerical formula in the SI system of units. So if that value is not given in the SI system of units, you have to first convert it. तो वहां पे कन्वर्जन कई बार आती होती है। जैसे अब बेटा देखो, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में बहुत इजीली कर सकते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, 10⁻²। ओके, ग्राम में दे रखा है उसे केजी में बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन जैसे डाइन न्यूटन दे रखा है, डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन दे रखा है न्यूटन में कन्वर्ट करना है, फिर क्या होगा? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं बेटा, क्या करना है इसमें, तो वो चीज करते हैं। अभी सबसे पहले यहां पे समझिए बेटा, देखो आप एक शॉप के ऊपर अगर गए, वहां पे जाके आपने बोला 1 kg शुगर दे दो, ओके, और मैंने जाके बोल दिया 1000 ग्राम शुगर दे दो, तो बताइए क्या आपको और मुझे डिफरेंट चीज मिलेगी, डिफरेंट क्वांटिटी मिलेगी? नो सर। No, बिल्कुल sir. बिल्कुल, है ना। आपको भी शॉपकीपर उतना ही देगा, मुझे भी उतना ही देगा। ऐसा थोड़ी है मैंने ये नंबर बड़ा कर दिया तो इसका मतलब मुझे चीज ज्यादा मिल जाएगी। ओके, क्या है बेटा, ये क्या होता है, ये जो यूनिट के आगे नंबर लिखते हैं ना, ये होता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। ओके, और उसके बाद ये जो आपने बोला है, ये होता है बेटा कौन से यूनिट में आपको वो नंबर्स चाहिए बेटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये दूसरे यूनिट के नंबर्स हैं, और ये आपका दूसरा यूनिट U2 है बेटा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बेटा
N1 U1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, NU N2 U2 होता है बेटा। ओके, यहां पे N1 का मतलब क्या है, U1 के नंबर ऑफ यूनिट्स, N2 का मतलब U2 यूनिट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, और ये हमेशा बराबर होंगे बेटा, ये डिफरेंट नहीं होंगे कभी भी। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 kg 1000 ग्राम के, वो तो गलत है बेटा, वो सेंस ही गलत बना रहा हूं मैं। ओके, बट हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि N1 नंबर ऑफ U1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नंबर ऑफ U2 यूनिट्स। ओके, तो हमें यही चेक करना होता है, तो इनकी वैल्यूज हमेशा इक्वल रहेगी बेटा। तो इसमें करने के लिए हमें सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना होगा क्या है। लेट्स से इस फिजिकल क्वांटिटी का बेटा जो फॉर्मूला है, डिमेंशनल फॉर्मूला है इस फिजिकल क्वांटिटी का, वो है m रेस्ट पर a, l रेस्ट पर b और t रेस्ट पावर c। ओके, तो आप कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आप यहां पे n1 लिख लोगे बेटा, u1 की जगह पे क्या लिखोगे, देखो u1 की जगह यहां पे क्या लिखना है बेटा, SI यूनिट लिखना है। लेट्स से u1 जो है यहां पे मेरा u1 जो है दैट इज SI यूनिट, और जो u2 है वो मेरा CGS यूनिट है बेटा। अभी क्वेश्चन के साथ भी करेंगे इसे। सो N1 U1 की जगह क्या लिख देंगे, देखो बेटा m रेस्ट पर a, l रेस्ट पर b, t रेस्ट पर c। तो मास का यूनिट क्या होता है, सही kg, तो kg रेस्ट पावर a, l का मतलब मीटर रेस्ट पर b टाइम सेकंड रेस्ट पर c। ओके, मैंने आपको बताया था जब आपको डायमेंशनल फार्मूला बन जाए, इसका यूनिट कैसे बनता है, इसका अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, kg जो m की पावर होती है, मीटर जो l की पावर होती है, सेकंड जो टाइम t की पावर होती है। और CGS यूनिट में क्या बनेगा, इसका CGS यूनिट में क्या बनेगा, ग्राम रेस्ट पर a, सेंटीमीटर रेस्ट पर b एंड सेकंड रेस्ट पर c। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू n2, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम रेस्ट पर a, m रेस्ट पावर, और सॉरी सेंटीमीटर है ना, यहां पे सेंटीमीटर आएगा, CGS है। ओके, सेंटीमीटर रेस्ट टू पावर b एंड सेकंड रेस्ट पर c, एज इट इज आ जाएगा बेटा ये। ओके, ये आपका अलग से इधर चल रहा है ये सारा। नेक्स्ट, अब बेटा आपको N2 निकालना है, N1 निकालना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से आपने N2 निकालना, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म इसके नीचे ले आता है तो ये बन जाएगा N1, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, kg बाय ग्राम रेस्ट पावर a, फिर बन जाएगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस्ट पावर b, फिर बन जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड रेस्ट पावर c। ये तो मैक्सिमम टाइम कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से बेटा आप N2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, अब जैसे अब न्यूटन और डाइन वाला केस है, इसे उठा लेते हैं, ये क्वेश्चन के तौर पे ये कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन। सो मैंने यहां पे लेट कर लिया, लेट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 डाइन, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, सो ये आपका N1 हो गया बेटा, ये N2 हो गया। आपने हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ओके, सबसे पहले इधर रफ वर्क में लिख लो बेटा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, ये न्यूटन किसका यूनिट होता है बेटा, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका यूनिट है। जो न्यूटन है बेटा, ये किसका यूनिट है, ये है फोर्स का SI यूनिट। फोर्स का क्या है, SI यूनिट। बेटा अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे SI यूनिट है तो राइट हैंड साइड पे कंफर्म CGS यूनिट ही होगा, क्योंकि डाइन बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, ये जो डाइन यूनिट है ये बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, आपको अब नहीं पता चल रहा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इधर फोर्स का यूनिट लिखा हो इधर एनर्जी का, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। आप हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज के, आप हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को कंपेयर करते हैं बेटा। ओके, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इधर डाइन न्यूटन लिखा है तो इधर डाइन हो जाएगा बेटा, और डाइन भी आपका क्या है, फोर्स का यूनिट ही है, और ये फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा, CGS। अगर उस तरफ राइट लेफ्ट साइड पे SI है तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा बेटा, CGS हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद क्या करो, फोर्स है बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 L1 T-2। ठीक है बेटा। सो N1 न्यूटन, कितने नंबर ऑफ न्यूटन है, 1 नंबर ऑफ न्यूटन है बेटा। और न्यूटन को बेटा यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखना, न्यूटन की वैल्यू डालिए। न्यूटन की वैल्यू क्या है, kg रेस्ट पावर 1, मीटर रेस्ट पावर 1, L रेस्ट पावर और सेकंड रेस्ट पावर -2। ये मुझे कैसे पता चला इनकी पावर क्या आएगी, यहां से बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, kg मीटर सेकंड इनवर्स, ओके, सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ओके, सो यहां पे
इसी को ही तो मैंने न्यूटन बोला था ना बेटा, इसी चीज को न्यूटन बोला था। और अगर सीजीएस की बात करोगे ये ऐसा ही हो गया बेटा आपका। अगर सीजीएस की बात करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, और इसे ही आप क्या बोलते हो, इसे बोल देते हो डाइन। ओके, इक्वल्स टू N2 आपने निकालना है बेटा, और U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ग्राम रेज़ टू पावर 1, सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1 एंड सेकंड माइनस 2। ओके, अभी बेटा N2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी साइड्स दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो N2 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा बेटा केजी बाय ग्राम। अब देखो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे 1 आ गया बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा मीटर बाय सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेस्ट पर 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड माइनस 2 रेस्ट पावर कुछ नहीं है, चलो ओके। और ऐसा लिख सकते हो सेकंड अपॉन सेकंड, इस तरह से लिख सकते हो सेकंड अपॉन सेकंड रेस्ट पर माइनस 2, इस तरह से लिख दो। ओके, तो ये बेटा देखो, ये तो मैंने आपको बोला है सेकंड सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में भी टाइम का यूनिट सेकंड है और सीजीएस में भी, ये कैंसिल आउट हो गया आपका बेटा। अब देखो इनको कैसे कैंसिल आउट करोगे आप लोग, तो देखिए बेटा केजी को ग्राम के साथ सीधा नहीं कैंसिल आउट किया जा सकता। केजी को क्या लिखा जा सकता है, केजी को लिखा जा सकता है 1000 ग्राम, ठीक है बेटा, इक्वल्स रेस्ट पर 1 है यहाँ पे, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, अपॉन आ जाएगा सेंटीमीटर एंड रेस्ट पावर 1। सेकंड सेकंड आपका कैंसिल आउट हो गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए बेटा ये ग्राम कैंसिल आउट हो गया है, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया है, ये 1000 रेस्ट पर 1 1000, 100 रेस्ट पर 1 100, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा 10 रेस्ट पावर 5, 5 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है। यहां से क्या लिख सकती हो आप, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका बेटा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेस्ट पावर 5 डाइन। ओके बेटा, सर सेकंड, क्या बेटा सेकंड, सर जो सेकंड के साथ सेकंड कट किया है वो, बेटा क्योंकि ऊपर भी सेकंड था नीचे भी सेकंड था, सेकंड सेकंड क्यों कैंसिल आउट हो गया बेटा, इसका कारण यही है क्योंकि बेटा सीजीएस की बात कर लो और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की बात कर लो, इन दोनों में टाइम का जो यूनिट होता है ना बेटा वो सेकंड होता है, इसलिए सेकंड सेकंड कैंसिल आउट होगी, ये नहीं कैंसिल आउट होगी। इनको कैंसिल आउट करने के लिए पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, इधर तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, इधर सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो बेटा, जैसे मैंने मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, इधर सिर्फ नंबर बचना चाहिए, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए आपका। बेटा क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ओके जी, एक क्वेश्चन और कर देते हैं बेटा आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एक आपने कन्वर्ट करना है 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, पता है किसी को आप में से? कभी इतना जानने की कोशिश की है पहले छोटी क्लासों में कि 1 जूल को कितने अर्ग के इक्वल लिखेंगे? नहीं। चलिए बेटा, तो आप थोड़ा थोड़ा मेरी अभी हेल्प करना है अभी, क्योंकि कर लिया आपने। N1 U1 विल बी इक्वल्स टू N2 U2 लिख देते हैं बेटा, और इधर रफ वर्क में क्या बोला बेटा आपने? सर व्हाट इज ईआरजी? अर्ग। देखो बेटा, अगर आपने मेरी पिछली बात ध्यान से सुनी है, पहले मुझे ये बताओ जूल किसका यूनिट होता है? सर वर्क डन। वर्क और एनर्जी का होगा कि नहीं होगा बेटा? और वर्क और एनर्जी का ये कौन सा यूनिट है? SI। ओके जी, तो अभी मुझे ये बताइए जो अर्ग है ये किसका यूनिट होगा? वर्क का ही होगा। बिल्कुल, ये भी वर्क का ही होगा। और वर्क का कौन सा यूनिट होगा ये? CSG। CGS, ठीक है बेटा? तो बस समझ आ गया क्या है अर्ग? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही होता है, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में सोचना होता है हमें। ओके, तो बेटा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं। पहले क्या होता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का जो लिखा था उसमें एक L, अगर L की पावर जितनी थी उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो L की पावर 1 थी फोर्स में, वर्क में L की पावर क्या आ जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। सो N1 की वैल्यू 1 है बेटा, जूल की जगह पे क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 इक्वल्स टू N2 निकालना है आपने, U2 क्या आ जाएगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
सेकंड माइनस 2। समझ आ गई बेटा? मैं उतनी डिटेल में नहीं कर रहा, हर बार इधर लिख के देखने की जरूरत नहीं, ये आप दिमाग में कर सकते हो। सो N2 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? N2 आ जाएगा kg by gram raised to power 1, then meter upon centimeter raised to power 2, and then second upon second raised to power minus 2। ओके, तो ये आपका बेटा कैंसिल आउट हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कहीं पे ये भी नहीं कैंसिल आउट होंगे, नए सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन बेटा टफ बनाना है, वो आपके ऊपर है। केजी को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1000 ग्राम, और मीटर को लिख देंगे बेटा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 आ गया। ये खत्म हो गया था आपका बेटा। तो ये क्या बच गया है? देखिए 1000 रेज़ टू पावर 1 है बेटा, तो 1000, 100 रेज़ टू पावर 2 है, तो 10 पावर 4, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 10 रेज़ पावर 7। सो यहां से पता चल गया बेटा। अब याद रख लोगे, जिस दिन वर्क वाला चैप्टर कर रहे होंगे उस दिन दोबारा से ये डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है आपको। सर अभी तक कोई चैप्टर शुरू तो नहीं किया हमने बेटा, ये पहला चैप्टर ही है आपका, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नहीं बेटा, इंट्रो नहीं चल रही है, ये आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ये बेसिक्स है फिजिक्स के, ये मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे बेटा हम लोग। ये डिमेंशनल एनालिसिस और इसके बाद एरर एनालिसिस करेंगे। दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों चैप्टर्स में सॉरी मतलब ये पहला कंप्लीट यूनिट बन जाता है आपका। ओके, एनसीईआरटी के आई थिंक ये पहले 2 चैप्टर या 3 चैप्टर बन जाते हैं बेटा, और प्रदीप की बुक देखोगे तो उसमें ये पूरा फर्स्ट यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट 1 होगा, चैप्टर नहीं, यूनिट 1 बोल रहा हूं मैं इसे बेटा। ओके, तो ये वाला पार्ट कोई ऐसा नहीं जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता बेटा, ये अभी हम फिजिक्स ही कर रहे हैं। ओके, इसमें से आपको 6 नंबर का पेपर आता ही आता है। ये 6 नंबर का पेपर क्या आएगा बेटा? जैसे ये 3 एप्लीकेशंस किए ना, इन 3 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जहां कुछ 1-2 चीजें और करेंगे उनमें से क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको एरर एनालिसिस में से आएगा जो आगे करेंगे पार्ट हम लोग। ओके, सो ये आपका बेटा फिजिक्स ही चल रहा है, ये कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, आपको फिजिक्स के बारे में ऐसी चीजें पता चल रही है जो आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे। जैसे कल हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूला ड्राइव किए बेटा, हमने एक ड्रैग्स फोर्स निकाला था, तो वो सारी चीजें क्या है बेटा आपकी आगे जाके पढ़नी है आपने फिजिक्स में। बट यहां पे हम लोग इवन फिजिक्स की नॉलेज के बिना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस वी कैन फाइंड आउट द रिलेशंस। ओके, बट आगे उन्हें और भी डिटेल में पढ़ोगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ पढ़ना है फिजिक्स में, ये आगे और डिटेल में पढ़ना है। ओके, बट इस चैप्टर में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे देखिए बेटा, अब तक आपको नहीं पता था कि एक जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए जिस दिन वर्क डन पढ़ाएंगे तो उस दिन आपको अभी समझ आ जाना चाहिए कि हाँ जी ऐसे होती है ये काम। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवा दिया, एक टफ क्वेश्चन उठाता हूं अभी मैं। ठीक है, जैसे ये कोई एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट कर दिया। अभी क्या है ना, वो एसआई की बात कर रहे हैं ना सीजीएस की बात कर रहे हैं बेटा। ओके, दे हैव क्रिएटेड अ न्यू यूनिट। ओके, तो इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कर रहे हैं वो, लेट्स से दे आर सेइंग इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, one unit of mass is equals to 10 kg, equals to 10 kg, and 1 unit of length is equals to 100 meter, and 1 unit of time, 1 unit of time is equals to 1 minute। ठीक है बेटा, ये दे दिया उन्होंने। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट किया है। ठीक है, तो ना मेरी एक आदत रहती है जब भी मैं नया सिस्टम, मैं उसे ना ऐसे लिख लेता हूं कि नए इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले तो मुझे क्या, जैसे अभी मैं जब पिछले क्वेश्चंस पढ़ रहा था बेटा, ये क्वेश्चंस कर रहा था मैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, केजी और ग्राम में रिलेशन पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, कि 1 केजी किसके इक्वल होता है, 1 मीटर किसके सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। वैसे ही पहले मुझे नए सिस्टम ऑफ यूनिट में ये काम करना होगा बेटा। ठीक है,
सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बेटा, मैं 1 यूनिट ऑफ मास जो है ना, 1 यूनिट ऑफ मास, इसे मैं केजी डैश बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? केजी एस स्टार लिख देते हैं, डैश को कई बार बच्चे ना 1 मान लेते हैं, स्टार लिख लेते हैं, केजी स्टार लिख देते हैं, ठीक है बेटा। आप कोई और नाम भी दे सकते हो, बट ये मेरे को इजी लगा इसलिए मैंने केजी स्टार दे दिया। एंड तो 1 केजी किसके इक्वल है? ये कहते हैं दे आर सेइंग 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू 10 केजी, सो 1 केजी स्टार किसके इक्वल है? 10 केजी। सिमिलरली बेटा 1 यूनिट ऑफ लेंथ, इसे मैं क्या कर देता हूं बेटा, 1 मीटर स्टार बोल देता हूं, एम स्टार बोल देता हूं। तो 1 मीटर स्टार, एम स्टार किसकी इक्वल है बेटा? 100 मीटर की इक्वल है। 1 यूनिट ऑफ टाइम मतलब 1 एस सेकंड, वो बोल देता हूं स्टार, 1 एस स्टार, इसे क्या बोलेंगे? 1 मिनट बेटा। क्या बोलेंगे? 1 मिनट। और 1 मिनट को क्या लिख सकते हो आप? 60 सेकंड लिख सकते हो, 60 सेकंड, ठीक है बेटा। मिनट को मैंने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बेटा आपको पता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में सेकंड होती है वैल्यू, ओके। अभी हम क्वेश्चन पहले ये बना लिया, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हमें क्या निकाला, कहते हैं दे आर सीइंग द स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। कईयों को नहीं पता होता है, बट मैं उन्हें बता देता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बेटा एसआई यूनिट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये होती है कि नहीं होती? तो हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है बेटा। अब n1 हमने निकालना है यहां पे, क्योंकि u1 को क्या है, मैं नया सिस्टम ऑफ यूनिट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं इसे मैं? ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये स्टार यूनिट है मेरा, ओके। अब u1 की जगह पे क्या आएगा बेटा? देखिए यहां पे क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे क्या आएगा? m स्टार अपॉन सेकंड स्टार इक्वल्स टू n2। n2 की वैल्यू कितनी है बेटा? n2 की वैल्यू है 3 × 10⁸, और u2 क्या है? मीटर बाय सेकंड। क्लियर है बेटा? सो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से n1 विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 × 10⁸, यहां पे मीटर बाय मीटर स्टार और रेज़ टू पावर 1 है बेटा। यहां पे आप देख सकते हो इनकी पावर में, इसमें पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ओके। ये मीटर सेकंड चला गया, ये स्टार सेकंड ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा स्टार सेकंड अपॉन स्टार, ओके। और इसकी रेज़ टू पावर भी 1 है बेटा, इनकी दोनों की पावर 1 था, ओके। क्लियर है अभी तक बेटा? n1 अभी इनकी वैल्यूज डाल देते हैं बेटा जो अभी हमने लिखी हुई है इधर। सो m अपॉन m स्टार को क्या डाल सकते हैं बेटा? m स्टार को डाल सकते हो आप 100 मीटर, ओके। और s स्टार को क्या डाल सकते हो बेटा? 60 सेकंड। तो देखिए बेटा सेकंड से सेकंड कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल, ओके। ये एक जीरो कैंसल आउट हो गई है आपकी, ये 6/10 बन गया बेटा आपका। तो ये जीरो को इसके साथ कैंसल आउट करके यहाँ पे 10⁻7 और 6 × 3 18। सो n1 की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 18 × 10⁻7, और यू कैन से 1.8 × 10⁻7। क्लियर है बेटा ये चीज? तो अलग सा क्वेश्चन था ये, समझ आया? 1.8 × 10⁻8 नहीं आएगा? ओ सॉरी या 8 आएगा बेटा। बाकी क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. सो इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर आपने फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट speed of light c star is equals to 1.8 times 10⁸ meter star per second star, ओके। ठीक है बेटा? इस तरह से ये क्वेश्चन अलग Yes, बन गया sir. है। देखो बेटा जरूरी नहीं होता कि इसे डिमेंशन एनालिसिस से बिल्कुल इसी मेथड से करना होता है, ठीक है। देखिए ये एक मतलब क्या होता है, लॉन्ग मेथड होता है। शॉर्टकट के लिए इतना डिटेल में नहीं लिखते कभी भी आप लोगों की। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि ये क्वेश्चन एक तो आपको सीधा इसी के बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन ही ये आ जाए। अगर तो क्वेश्चन ये आ गया आपको बेटा, क्वेश्चन ही ये आ गया, फिर तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाना होगा उन्हें, ओके। बट अगर आप जैसे बेटा कहीं पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम पड़ गई, न्यूमेरिकल में लिखा होता है डाइन,
बट आपको चाहिए न्यूटन में, तो तब इस तरह से इतना लेंथी मेथड से थोड़ी करके देखोगे आप, इस तरह से थोड़ी ड्राइव करके देखोगे। तो वहां पे क्या करोगे बेटा, साइड में रफ वर्क में ना थोड़ा सा जल्दी करके देखोगे, ये इतना हर स्टेप लिख के नहीं देखोगे, ओके, जल्दी में करके देखोगे। ये वैल्यू स्टेप का सॉरी ये स्टेप स्किप करके ये इतना लंबा चौड़ा काम लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट आई होप आप ये कर सकती हो। चलिए बेटा, तो ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की, ओके। अभी मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूं। यहाँ पे एक होता है बेटा, एक और टॉपिक है यहाँ पे, इसे बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये मैं बातों बातों में आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है, टीचर यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो ध्यान रखना बेटा, तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना बेटा, आप कभी भी लेंथ के साथ सेकंड को नहीं ऐड करोगे बेटा। लेंथ के साथ सेकंड जरूर डिवाइड होता है आपका, बट कभी भी लेंथ के साथ सेकंड ऐड नहीं होता होगा बेटा। कभी भी आपने जितनी भी अभी तक साइंस पढ़ी है, उस साइंस में अगर कहीं पे आपने ऐसा पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए बेटा। आई होप किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो ये चीज बेटा ध्यान में रखनी है आपने। जैसे अभी कैसे, जैसे ये लिखा हो बेटा, लेट्स से दे आर राइटिंग दैट v इज इक्वल्स टू a माइनस, ऐसा नहीं, इस तरह से लिखते हैं इसे। मैं यहां पे एक ना फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेट्स से ऐसे कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूं, जहां फॉर्मूला बोल दो या कोई इक्वेशन बोल दो। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू v माइनस a। यहां पे v बोल दिया, v इज वॉल्यूम। v क्या है आपका बेटा? v आपका है वॉल्यूम। सो आपसे पूछा हुआ है कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या है, आपसे पूछा हुआ है a का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सो अब देखो बेटा, जो आपका v है ये वॉल्यूम है, अगर तो वॉल्यूम के साथ आप वॉल्यूम को ही ऐड करोगे तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वॉल्यूम वाला होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L3 T0, ठीक है बेटा। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? m0 L3 T0। और तो बेटा वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो आउटपुट भी क्या आएगा? वॉल्यूम ही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? m0 L3 T0। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी इक्वेशन है, तो उसकी इक्वेशन की हर क्वांटिटी, हर टर्म, नॉट क्वांटिटी, हर टर्म जो होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेम होगा। तभी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है, तभी हम कह सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके बेटा। अब जैसे इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये बहुत बार देखा हुआ मैंने क्वेश्चन। तो आपको इसमें से डायमेंशनल एनालिसिस में से जहां तो तीनों एप्लीकेशन में से कोई क्वेश्चन आता है बेटा, जहां फिर इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस्ड, ओके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा? देखिए पहले ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसके बेस्ड पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? दे आर सेइंग इफ p इज इक्वल्स टू x अपॉन v माइनस y, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। p इज इक्वल्स टू x अपॉन v माइनस y, वेयर p and v are pressure and volume respectively। तो P and V आपका क्या है बेटा? प्रेशर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। देन दे आर सेइंग फाइंड द dimensional formula of x and y। आपने डिमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है बेटा? x एंड y का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एंड ऑल्सो
also tell which physical quantity does x and y represents। तो ये किस फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करना है अभी जैसे हमने, तो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला इधर इस पेज पे नया लिख लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या दिया बेटा, P इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी माइनस वाई, इस तरह से दिया बेटा। अब कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो बेटा सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर को, देखो इस डिनोमिनेटर को, यहां पे क्या दिया हुआ है v माइनस वाई, डिनोमिनेटर में लिखा v माइनस वाई, v आपका वॉल्यूम है बेटा। तो यहां से कंफर्म हो रहा है कि एज v माइनस वाई लिखा हुआ है यहां पे, तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी y इज ऑल्सो वॉल्यूम। तो y भी क्या होगा बेटा, y भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। ठीक है बेटा, y भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, जो वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, m0 L3 T0, m0 L3 T0। ओके, तो ये बेटा y का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट, पहली चीज क्लियर है बेटा। ओके, तो अभी क्या है, ये फॉर्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हो, ये P है, अगर ये P का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आप, और सॉरी ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और यहां पे अगर x का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, नीचे यहां पे क्या आएगा बेटा, देखो वॉल्यूम में से अगर आप वॉल्यूम माइनस करोगे तो नीचे भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आएगा बेटा, वॉल्यूम का ही आएगा कि नहीं आएगा। सो यहां से x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर किसी को नहीं पता है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो बेटा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है कि नहीं होता बेटा। सो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको मालूम है ना बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1 L1 T-2। ओके, और नीचे आ गया बेटा एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L2 T0। ठीक है बेटा। सो अब यहां पे इस डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट कर देते हैं प्रेशर वाले में, तो क्या बन जाएगा, ये m1, बेटा ये L2 था, L2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1, तो L1 जो था यहां पे -1 बन जाएगा, और टाइम T-2 ही रह जाएगा। तो ये बन गया प्रेशर का, और इसके साथ क्या देगा बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, m0 L3 T0। सो यहां से x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, x का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया आपका m1 L1 सॉरी L2 एंड T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा x का। ओके, अब कई बच्चे इस तरह से नीचे ना क्या करते हैं, बोलते हैं सर वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, तो नीचे 0 बन जाएगा। बेटा वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम वॉल्यूम होगा बेटा, ये ऐसे नहीं, नंबर नहीं है कि 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे डायमेंशंस को माइनस कर रहे हैं, v माइनस v, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये v के ही इक्वल होगा। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया x का, y का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता चल गया है बेटा, x का भी पता चल गया, और y किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वॉल्यूम को। अब उन्होंने x भी पूछा हुआ है, ओके बेटा। तो अभी फिर आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, x जो है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, हमें चेक करना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें उल्टा सोचना होगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन रहा है बेटा, m1 L2 T-2। अगर ध्यान से सोचोगे और आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा बेटा, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है वर्क का। सो x जो है, x रिप्रेजेंट्स वर्क और एनर्जी भी लिख सकते हो बेटा, वर्क और एनर्जी कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा। सो x जो है आपका वो वर्क और एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे पता चला मुझे, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से बेटा। ओके, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से क्लियर आउट हो रहा है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को
रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। सो ये क्लियर है पार्ट, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके बेटा, तो अभी मैं ये क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं। ओके, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा घर पे, ये आपका होमवर्क है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ओके सर। तो यहां पे आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, if they are saying, if let's say if s is equals to at, let's say xt, not at, xt plus half yt square, कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, where s and t are displacement and time, displacement and time, ठीक है बेटा। यहां पे x and t क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है बेटा। फाइंड द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x एंड y, ठीक है बेटा। जो बच्चे 9th की क्लास को याद करे हुए हैं, जिन्हें या 9th का याद है अभी भी, ठीक है बेटा, 9th में अच्छे से पढ़े थे दिल लगा के, उन्हें ये अभी आंसर पता होगा इसका, बिना मतलब डिमेंशन एनालिसिस किए आप इसका सीधा भी आंसर बता सकते हैं। चलिए बाकी वो आप कर लेना बेटा, ये घर पे करना ये क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन दूसरा उसका भी दे देता हूं मैं आपको, जहां पे यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं आप लोग। ओके, लेट्स से दे आर सेइंग, जस्ट सिंपल सा एक ही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, find the value of universal gravitational constant, find the value of universal gravitational constant in CGS system of unit, CGS system of unit। आई होप आप सबको मालूम ही है ऐसा यूनिट में जी की वैल्यू क्या आती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती है बेटा वैल्यू, जी की वैल्यू याद है भाई? यस सर। ग्रेविटेशन 9th क्लास। ओके, तो ये क्वेश्चंस बेटा दो ट्राई करना। अभी हम लोग कल वाले जो होमवर्क की बात कर रहे हैं जी वो कर लेते हैं। मैंने आपको होमवर्क जो लास्ट क्लास होमवर्क था उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ड्रैग फोर्स वाला, याद होगा। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा। उसमें आपको दे रखा था कि जो ड्रैग फोर्स है, एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है, जो v वेलोसिटी से चल रही है इन अ विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी कुछ विस्कोसिटी हो, गाढ़ापन, जैसे मोबाइल इंजन ऑयल बोलते हैं कि नहीं बोलते, जैसे पंजाबी च मुगलैल कह ना जिन्हों तुसी, ठीक है। तो बेटा उसके अंदर चल रही है। इवन पानी की भी विस्कोसिटी होती है, लिक्विड की, कोई भी लिक्विड है उसकी हर एक की विस्कोसिटी होती है, एयर की भी विस्कोसिटी होती है, बट इनकी बहुत कम होती है। चलो, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा था बेटा। तो वो कह रहे थे कि जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन, इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगेगी, जो इसके मोशन को अपोज करेगी, दैट ड्रैग फोर्स, तो हम लेट कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज्ड पावर a है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज्ड पावर b है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज्ड पावर c है। तो डिमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला काम यही करते थे हम लोग बेटा। ओके, सो अब कंबाइन कर देंगे तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या देगा बेटा, k r रेज्ड पावर a, v रेज्ड पावर b एंड ईटा रेज्ड पावर c। ओके, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, डिमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। फोर्स, इधर फोर्स है, ड्रैग फोर्स, फोर्स है, फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t-2 इज इक्वल्स टू k बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, रेडियस, रेडियस लेंथ है बेटा आपकी एक तरह से, m0l1t0। अब ना कई बच्चे, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप लोग ना इधर जीरो नहीं चेक करते, आप लिख देते हैं m रेज्ड पर a, 0 इंटू a 0 हो जाएगा बेटा। ओके, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो आपको यहां पे इतना ही लिखो, ऐसे लिखो ही ना। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो, आप सीधा, आपको मालूम है सिर्फ लेंथ ही है, m और l का लेना देना ही नहीं कुछ, तो सिर्फ l रेज्ड पर 1 लिख दो, l ना लिखो बेटा, l रेज्ड पर 1 लिखो, ठीक है।
ताकि आपको क्लियर रहे पावर 1 2 3 कुछ नहीं लिखा हो तो कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। फिर आ गया था वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है L1t-1 रेस्ट पावर आ जाएगा b। अब आ गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेटा, किसी ने पढ़ा था? इसका होता है, अभी हमने प्रेशर वाला जो बनाया था ना m1 L-1 T-2 था, यहां पे T-1 आ जाता है। ठीक है, ये बुक से देख सकते हो, ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना है ये बुक से देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप बोलोगे सर अभी तो बुक से देख लेंगे, पेपर में क्या होगा, इतने याद करके जाने पड़ेंगे? नहीं बेटा, पेपर में क्या होगा, जब आप पेपर में बैठोगे तब तक आप इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ना बेटा ABCD सब पढ़ चुके होगे, तो आपके टिप्स पे होगा कि ये होता क्या है। ओके, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ। ओके, इसका ना पास्कल सेकंड होता है, प्रेशर वाला जो होता है ना फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है, कुछ इस तरह से इसका होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स अपॉन एरिया अभी हमने बनाया ही था, m1 L-1 हो गया था T-1, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो T-1 रह जाएगा। ओके, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, चलो ये चीज कहां से आई फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। ओके, सो अभी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। ये एम आई क्लियर बेटा? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके जी, ओके, तो ये तो बेटा बुक से में अभी तो देखो मैं बोल ही नहीं रहा कि आपको याद करना, अभी के लिए आपको ये बेटा बुक से ही देखना पड़ेगा। ओके, बट जैसे ही आप 7th यूनिट कर लोगे फिर नहीं एक्सक्यूज चलेगा कि सर अभी बुक से देख लो। ओके, तो इसके बाद का स्टेप क्या होता था बेटा, कंपेयर करते थे। इधर m रेज़्ड पावर 1 लिखा हुआ बेटा, देखो इसमें तो m रेज़्ड पावर है ही नहीं, इधर भी m रेज़्ड पावर नहीं है, इसमें m रेज़्ड पावर क्या हो गया बेटा 1c हो गया, तो m रेज़्ड पावर 1c। तो यहां से क्या बन रहा है आपका, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। बिल्कुल, यहां से कंपेयर करोगे तो c क्या बन गया बेटा आपके पास 1 बन गया है। ये m को कंपेयर कर लिया, अब l को कंपेयर कर लेते हैं। इधर l रेज़्ड पावर 1 है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे l रेज़्ड पावर a, l रेज़्ड पावर b, l रेज़्ड पावर माइनस c, तो l रेज़्ड पावर a प्लस b माइनस c। बेटा मैं हर एक स्टेप नहीं लिख रहा, सो a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 1 है बेटा, और इसमें अभी c की वैल्यू भी डाल दो। c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू है 1, तो ये उधर चला जाएगा, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बेटा। ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन गई। तीसरी क्वेश्चन टाइम की बना लेते हैं तब। तो टाइम का क्या होगा बेटा, t रेज़्ड पावर माइनस 2 है, t रेज़्ड पावर माइनस 2 है इक्वल्स टू, इधर देखो t रेज़्ड पावर माइनस b, t रेज़्ड पावर माइनस c, t रेज़्ड पावर माइनस b, t रेज़्ड पावर माइनस c। तो यहां से क्या बन गया माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 1, और क्या लिख सकते हो b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, और क्या लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू, देखो बेटा c उधर चला जाएगा अगर, ठीक है बेटा c आपका उधर चला गया अगर, अच्छा यहां पे माइनस 2 था, सॉरी माइनस 2, सॉरी ये 2 बन जाएगा। ओके, सो बेटा देखो c है, c दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, तो ये आपके पास b की वैल्यू भी आ चुकी है अभी। तो इस b की वैल्यू को वापस यहां पे पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वी नो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस बी, मतलब 2 माइनस 1 1 बन गई a की वैल्यू भी बेटा। तो यहां से ड्रैग फोर्स क्या बन गया, ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू k r रेज़्ड पावर 1 b v रेज़्ड पावर 1 एंड ईटा रेज़्ड पावर 1। ये ईटा इसका नाम है इस सिंबल का। ओके, v रेज़्ड पावर भी 1 आ गया था। ओके, और जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आपको इस k की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ये k की वैल्यू होती है 6 पाई, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है 6 पाई टार v। ओके, ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने यहीं तक ही करना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको k की वैल्यू मालूम हो, ये तो मैंने बता दिया, बट यहां से हमें बस यही है बेटा, ये k की वैल्यू नहीं पता चल रही, हमें यहां से k की वैल्यू नहीं पता चल रही। अभी ये लिखो भी ना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये 6 पाई कहां से आ गया। ओके, जस्ट इतना ही सोचो कि ये चीज है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू k r v1 ईटा। ओके, इसको आगे पीछे जिस तरह मर्जी ये बेटा किसी भी लिख सकते हो, ईटा आगे लिख लो r पीछे लिख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको आगे पीछे कर सकते हो, बट ये एक्सप्रेशन आपकी इस फॉर्म की होगी। ओके, ये 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सो ये बन गया है। ओके बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन? सर R2 नहीं आना था? नहीं बेटा, कैसे r2 क्यों आएगा, a की पावर कितना आया 1 आया है, ये देखो ये रहा। ओके सर, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था बेटा, सेकंड क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, क्या था?
बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर वो करेक्टनेस चेक करनी थी। कौन सा, क्या फॉर्मूला क्या था? सर बताता हूँ, एक मिनट। बेटा ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चंस को, भले गलत ही किया करो, ओके। क्योंकि बेटा देखो, जब आप गलत करोगे, नेक्स्ट डे टीचर से कंफर्म करोगे या उसी दिन मैसेज भेज के मेरे से कंफर्म करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गलत क्या है और सही क्या है। जब आप करके ही नहीं देखोगे तो आपको बाद में बेटा प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। सर वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर समझे गिवन बाय। बस छोड़ दे। तो बेटा ऐसा था फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 पी आर रेस्ट पर 4 ईटा एल। ठीक है, आपने इस फॉर्मूला को चेक करना था बेटा, चेक द करेक्टनेस। तो कैसे चेक करते हैं बेटा, क्या प्रोसीजर होता है हमारा? हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं बेटा क्या है। सॉरी, यहाँ पे क्यों लिखा था मैंने, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे है क्यू। और ये क्यू क्या था बेटा? ये क्यू था वॉल्यूम फ्लो रेट। क्यू क्या था आपका? वॉल्यूम फ्लो रेट। मैंने आपको बताया था रेट का मतलब क्या था? पर यूनिट टाइम, मतलब वॉल्यूम बाय टाइम था ये। तो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? यहां से क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो वॉल्यूम का होता है m0 L3 T0, उसके साथ नीचे टाइम आ गया, मतलब T-1 बन गया। क्लियर है? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी है। राइट हैंड साइड चेक करो बेटा। अभी राइट हैंड साइड पे लिखा हो पाई बाय 8 पी आर रेस्ट पर 4 अपॉन ईटा एल। सो बेटा देखो, पाई बाय 8 का डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अभी लिखा है हमने, m1 L-1 T-2 इंटू आर रेस्ट पर 4, मतलब लेंथ रेस्ट पर 4 है बेटा ये, अपॉन ईटा। ईटा का भी अभी लिखवाया मैंने, m1 L-1 T-1, और यहां पे आ गया लेंथ। लेंथ का फिर से एल आ जाएगा बेटा, एल रेस्ट पर 1। ओके, अब देखो क्या कटिंग वगैरह हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बेटा ये मास और मास तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? ये L-1, ये L-1 भी गया आपका। ओके, इधर क्या बच गया? ये T-2 था, ये T-1 है। तो यहां पे क्या बचा है अभी बेटा? ये बच गया है T रेस्ट पर -2, नीचे आ गया T रेस्ट पर -1 इंटू L रेस्ट पर 4 अपॉन L रेस्ट पर 1। ये बचा है बेटा आपके पास। अभी इसका कैसे कटिंग करके क्या आएगा? देखो बेटा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा? T-1 बच जाएगा, -2, और ये जब ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, -2 + 1 -1 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया है बेटा? दिस इज इक्वल टू बन गया T-1, और ये कट होके क्या बन जाएगा बेटा? L3। ओके, सो राइट हैंड साइड पे आपका क्या बन गया है? राइट हैंड साइड पे भी आपका क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला? m0 L3 T-1। तो राइट हैंड साइड पे भी यही चीज हो गई है आपकी। ठीक है बेटा, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट therefore this formula is dimensionally correct। क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. ओके, फिर मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा, आपने किए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था sin 2x की y इज इक्वल टू sin 2x दिया हुआ है, इसकी डिफरेंशिएशन करके दिखानी थी आपने। तो dy बाई dx क्या होगा बेटा? मैंने क्या बोला था? ये यहां पे देखिए बेटा, साइन के साथ सिर्फ वेरिएबल x नहीं है, x का फंक्शन है, 2x भी फंक्शन हो गया ना बेटा। अकेला x होना बेटा तभी उसे वेरिएबल माना जाता है। अगर x के साथ कुछ भी लिख दिया जाए, x की कोई भी फॉर्म लिख दी जाए, तो वो एक फंक्शन बन जाता है। ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर अरिथमेटिक फंक्शन है बेटा। तो पहले साइन की डिफरेंशिएशन करोगे बेटा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन की क्या आती है? कॉस, और 2x ऐसे लिख दोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2x की डिफरेंशिएशन, और 2x की डिफरेंशिएशन क्या आती है? 2। तो रिजल्ट क्या बन गया आपके पास? ये बन गया 2 cos 2x। ठीक है बेटा, एक दिन मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, उस दिन मैंने इसको अलग फॉर्म में दिया था। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे करने के लिए दिया था, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्योंकि बेटा होता तो ये भी क्या है? ये भी cos 2x बाई 2 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पे 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है?
2 साइन ए, साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a या साइन 2x/2। तो इसकी डिफरेंशिएशन आज आप देखोगे ये बन रही है बेटा, तो उस दिन भी यही बन रही थी। आपने उस दिन क्या किया था, आपने उस दिन इसके ऊपर क्या किया था, यूवी रूल लगा के आंसर निकाला था। एक बच्चे ने मुझे भेजा हुआ था, उसका आंसर उस दिन ये बन रहा था, cos 2x बन रहा था। ठीक है, आज ये 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि उस दिन ये 2 आगे नहीं दिया हुआ था बेटा, अगर दिया होता तो ये 2 आगे एज इट इज चल जाता। ओके, तो बेटा आप इसको आगे ट्रिग्नो यूज करके यूवी रूल से भी कर सकते हो और सीधा चेन रूल लगा के भी कर सकते हो बेटा। ओके, तो आई होप आपको ये चेन रूल वाला मेथड समझ आ गया होगा। मैंने और कोई क्वेश्चन दिया था आपको, बिल्कुल एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया होगा, आई थिंक y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, यहाँ पे e रेस्ट पर x लिखा होगा इस तरह से, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी dy बाई dx। तो बेटा log ऑफ ex, तो इसको एक, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो log की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, 1/x नहीं आएगा, 1/x का वही फंक्शन ये एज इट इज आ जाएगा, इनटू ये जो gx है ये आपका f हो गया बेटा, ये आपका g हो गया था। f की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो x नहीं लिखना होता है, g ही लिखना होता है नीचे बेटा। फिर g की मल्टीप्लीकेशन, g के डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लीकेशन e रेस्ट पर x, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे दिमाग लगा के सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, जिन्हें लॉग के बारे में मालूम है बेटा। जिसे ये लिखा हो y इज इक्वल टू e रेस्ट पर a, तो बेटा जो लॉग होता है ना, लॉग में ये जो नंबर लिखा था इसकी जो पावर होती है इसको आगे लेके आ सकते हो आप लोग। ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू x log e इंटू ई, और मैंने बताया था जब बेस और ये सेम होते हैं नंबर तो ये 1 बन जाता है, तो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हो आप, dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो दोनों से आप देख सकते हो, दोनों मेथड से, चेन रूल से भी 1 बन रहा है, इधर लॉग की थोड़ी सी आइडेंटिटी यूज करके भी आपका आंसर 1 बन रहा है बेटा। ओके, ये लॉग की आइडेंटिटी होती है बेटा, जैसे लॉग x रेस्ट पर a लिखा हुआ है ना, तो लॉग के साथ जो नंबर है यहाँ पे बेस में कुछ मर्जी हो, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, बेस में कोई भी नंबर हो, ये जो पावर होती है ये इसके आगे भी लिख सकते हो आप लोग, पावर को वापस भी यहां पे लेके जा सकते हो, पावर को यहां पे वापस आगे भी लिखा है, तो इसको इक्विवेलेंट टू क्या लिखा जा सकता है a log bx। ये लॉग की मैंने यहां पे आइडेंटिटी यूज किया बेटा इस जगह पे। ठीक है, तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ओके, समझ आ गया बेटा। और कोई क्वेश्चन ना हुआ हो आपसे? यस बाकी क्वेश्चंस वगैरह हो गए थे बेटा, जो भी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं बेटा। ओके सर।